जी सर। तो बच्चों आज थोड़ा सा पढ़ेंगे आर्थिक अध्ययन की रीति। ठीक, मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टडी मतलब इकोनॉमिक्स को अध्ययन करने के एक देखो दो चीजें हैं। एक शब्द है आर्थिक अध्ययन, ठीक, आर्थिक अध्ययन, और दूसरा शब्द है अर्थशास्त्र का। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। कोई बता सकता है बच्चा इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? आर्थिक सर, इकोनॉमिक सर। एक शब्द है आर्थिक अध्ययन और दूसरा शब्द है अर्थशास्त्र। सर आर्थिक सर इंडिविजुअल सर, किसी का स्टडी करना सर। इंडिविजुअल किसी चीज की स्टडी है ना? यस सर। ठीक है, हाँ सही है। अच्छा, और दूसरा है अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स कैसे स्टडी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम आर्थिक अध्ययन किसी भी चीज का होता है, जैसे इस फला बस्ती में रहने वाले लोगों का आर्थिक अध्ययन, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब वो आर्थिक पहलू उनके क्या हैं, उनकी आय क्या, उनके व्यय क्या, उनके आर्थिक प्रॉब्लम क्या हैं, वो उसको कैसे जो है डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये उनका किसी खास जगह का हो सकता है अध्ययन, किसी खास व्यक्ति का हो सकता है, किसी खास काल का हो सकता है, किसी खास घटना का हो सकता है। ठीक है, जितने भी थोड़े बहुत आर्थिक चीजें इन्वॉल्व हैं तो उनका आर्थिक अध्ययन किया जाए। और जब हम अर्थशास्त्र के अध्ययन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एक शास्त्र के अध्ययन की बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र में किन अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अर्थशास्त्र के अध्ययन की बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में किन रीतियों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में मुख्यतः दो तरह की रीतियों का यूज किया जाता है। पहला है आगमन विधि और एक है निगमन विधि। निगमन विधि होती है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, डिडक्टिव मेथड मतलब निगमन। और दूसरी क्या है? इंडक्टिव मेथड, मतलब कि आगमन विधि। ठीक है, तो निगमन विधि का क्या है कि इसमें हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि जैसे मानव मरणशील है। ठीक है, एक हमने एक जनरल एक सत्य लिखा, एक जनरल सत्य है कि ऑल ह्यूमन्स डाई, सारे मनुष्य मरते हैं। ठीक, इसीलिए फला आदमी जो एक इंसान है वो भी अवश्य मरेगा। ठीक है ना, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, ये मेथड क्या कहलाता है? जनरल टू स्पेसिफिक। और ये जो आगमन विधि है ये क्या कहलाती है? स्पेसिफिक टू जनरल मेथड। हमारे मोहल्ले में फला आदमी जो है वो बुढ़ा होने पर मर गया था, फला आदमी बुढ़ा होने पर मर गया था, फला आदमी बुढ़ा होने पर मर गया था, फला आदमी बुढ़ा होने पर मर गया था। अब हम भी बुढ़े होने वाले हैं तो हम भी जरूर मरेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमने कुछ स्पेसिफिक इंस्टांस लिए और उन स्पेसिफिक स्टांस से एक हमने जनरल कंक्लूजन निकाल लिया।
ठीक है, कि सूरज जो है वो सोमवार को पूरब में उगा था, मंगल को भी हमने उसे पूरब में उगते देखा, बुधवार को भी पूरब में उगा था, शनिवार को भी पूरब में उगा था। इसका मतलब आगे वाले मंडे को भी पूरब में उगेगा। ठीक है, ये जो हमने निष्कर्ष निकाला, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आगमन। समझ आ गई? तो ये दो तरह की विधियां हैं, एक जनरल टू स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है ना? यहां इसको हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की और किसी सामान्य से विशिष्ट, और दूसरा क्या है? विशिष्ट से सामान्य। तो ये दोनों तरीकों का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, दोनों तरीके का यूज जो है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं इन चीजों को। ठीक है ना? ये तो आप मेन चीज तो समझ गए कि मेन क्या है, दो मेथड है और दोनों का कैसे हम यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल करते हैं। थोड़ा सा पहले डिडक्टिव मेथड को देखते हैं। डिडक्टिव मेथड वाले जो हैं वो एक शब्द जिसको हम कहें कि इल्हाम, कोई उर्दू का जानकार हो, इल्हाम। ठीक है, कोई है जिसे मालूम इल्हाम से पूरे तो मतलब नहीं मालूम? ठीक है, चलो हम एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, आकाशमान। आकाशवाणी। ठीक है, तीसरा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हम रात को सोए और किसी फरिश्ते ने हमारे कान में आके कुछ कहा, हमें दिव्य ज्ञान हो गया। ठीक है, ठीक। तो ये जो डिडक्टिव मेथड है ये इसी दिव्य ज्ञान को कराता है। ठीक, कैसे आता है? ये हम कहते हैं इल्हाम हो गया, अचानक से किसी चीज का पता चल जाना। ठीक, किसी ऐसे सच का पता लग जाना आपको जो दूसरों को ज्ञात नहीं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इल्हाम। तो ये जो मेथड है डिडक्टिव मेथड, इसको हम कुछ और कहते हैं, जैसे इसका एक नाम है हाइपोथेटिकल मेथड। ठीक है, हाइपोथेटिकल मेथड। हाइपोथेटिकल मेथड। दूसरा नाम है इसका ए प्रायोरी मेथड। ए प्रायोरी मेथड। ठीक है, पहले का मेथड। ठीक, तीसरा मेथड है इसका, नाम है इसका मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट। मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कई नामों से इस मेथड को जाना जाता है। इसको जो प्रतिपादित करने वाले लोग हैं जिन्होंने खूब यूज किया है, ठीक है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, वॉलस, मेंजर और आधुनिक जैसे रॉबिन्स और फ्रीडमैन। ठीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई देखो ऐसा करो कि कोई समस्या है, इसको लेके हम क्या करेंगे, हम पहले हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमने एक आदमी को कहीं से कहीं जाते हुए देखा। ठीक, तो हमने एक मन में, जैसे हमने देखा एक आदमी रोज सुबह, ठीक है, 5 बजे
ठीक। अब हमारे मन में उत्सुकता हुई कि भाई वो डिब्बा लेके क्यों जाता है, ठीक है। तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि ये आदमी जो है डिब्बा लेकर के दूध लेने जाता, ठीक है। ये क्या हुई हमारी हाइपोथेसिस। ये आदमी सुबह सुबह डिब्बा लेकर के दूध लेने जाता, ये हमारी हाइपोथेसिस। अब हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हाइपोथेसिस क्या है? ये हमारे किसी भी तरीके की टेस्टिंग से पहले हमने अपने दिमाग में ख्याल बनाया, ये हमारे दिमाग का ख्याल ही तो है, ठीक है ना। ये अभी तक हमने कोई टेस्टिंग नहीं करी, अभी तक हमने कोई खोजबीन नहीं करी, हमने दिमाग में क्या बना दिया है, ख्याल बना लिया किसी चीज को लेकर। हमने उसे डिब्बा ले जाते हुए देखा और हमारे दिमाग में सवाल आया कि ये डिब्बा ले जाकर क्या करता है, तो हमारे दिमाग ने अंदाजा लगाया कि ये डिब्बा ले जाकर दूध लेगा, ठीक। तो ये जिसको हम कहते हैं पहला अंदाजा, तो ये कैसा अंदाजा है, एक प्रायरी, ठीक है। कैसा अंदाजा है ये, एक प्रायरी, इसीलिए इसे प्रायरी कि किसी भी चीज को लेकर के लगाया गया पहला अंदाजा, ठीक है। फिर हम उस अंदाजे की चेकिंग करते हैं कि हमने जो बात सोची थी वो सही है कि नहीं, ठीक। हम चेक करते हैं कि भाई जब वो घुसा वापस तो उस दिन में क्या लेकर के आया, तो हमने देखा पहले दिन वो दूध लेकर के आया, ठीक। दूसरे दिन वो दूध लेकर के आया, तीसरे दिन वो दूध लेकर के आया, चौथे दिन वो दूध लेकर के आया, पांचवें दिन वो दूध लेकर के आया। इसका मतलब कि हमारा अंदाजा सही है, ठीक है। हमने जो डेटा इकट्ठा किया उस डेटा से हमारी हाइपोथेसिस की पुष्टि हो, ठीक है। तो हमने एक हाइपोथेसिस ली, उस हाइपोथेसिस के बाद हमने क्या किया, डेटा इकट्ठा किया और डेटा इकट्ठा करके हमने देखा हमारा डेटा इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ठीक। हो सकता है सपोर्ट करे तो हम एक नियम बना देंगे, ठीक है। हमने नियम क्या बनाया कि रोज सुबह 5 बजे आदमी डिब्बा लेकर के दूध लेने जाता है, ये एक नियम बन गया, ठीक है। अब ये नियम जो बना है वो कितना सही है, किसी को अगर जानना हो तो वो फिर से उसको देखे, ठीक है ना। नियम हमने इस तरीके से बना दिया, हमने कई बार चेक किया, हमें पाया सही है, लेकिन हो सकता है भविष्य में जो है वो आदमी अपना समय बदल ले या डिब्बा का प्रयोग उस जगह से ना करे, कहीं और डिब्बे का प्रयोग करे, दूध पीना ही बंद कर दे, ठीक है ना। तो तब जो है वो नियम बदल जाए, लेकिन अभी तक नियम ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेटिकल। इसको हम मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या चीज चली, हमारी अकल, ठीक है। और अकल किसको कहते हैं, जो अकलदार लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। जिनके अंदर अकल ज्यादा होती है क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल। तो हमने सबसे पहले एक दिमागी अंदाजा लगाया, ठीक है। तो इसीलिए मेथड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने इंटेलेक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया, एक हाइपोथेसिस हमने जनरेट की, ठीक है। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस का निर्माण किया और उसके बाद जो है हमने उसके करस्पॉन्डिंग डेटा देखा और उस डेटा को हमने, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हारी, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इसका प्रयोग जो है वो कई जगह होता है, अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग जो है वो
कई जगह पे होगा। जैसे आप मान का सिद्धांत पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे आपको एग्जाम्पल मिलेगी कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है वो पहले दिमाग में सोची हुई है, हाइपोथेसिस है एक टाइप, ठीक है। हमने कई उपभोक्ताओं को देखा, हमने ये सोचा कि भाई आदमी जब बाजार में जाता है तो ऐसे व्यवहार नहीं करता, वो अपना दिमाग लगाता, इसका मतलब अपने विवेक का प्रयोग करता है। हमने कई लोगों को ऐसा करते देखा, तो अब हमें मान गए कि हाँ ऐसा ही। तो ये चीज जो है वो एक तरीके की, हालांकि ये मान्यता है कि सिद्धांत, ठीक है, या तो ये चीज ऐसी है, या जैसे हम कहते हैं उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है, ठीक है। हमने एक सिद्धांत दिया कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है, तो ये कैसा सिद्धांत है? कि ये प्रायरी सिद्धांत, ठीक है। फिर हमने देखा डेटा से कि क्या डेटा उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, अलग अलग टाइप के उपभोक्ता किस तरह के व्यवहार करते हैं, इस तरह के मतलब कई जगह पे इकोनॉमिक्स में इसका यूज जो है वो होता है। और इसके मतलब जो है वो समर्थन में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि तर्क सिद्ध है, लॉजिकल है, सर्टेनिटी होती है इसमें सरलता है, इसमें सर्वव्यापकता है, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी वाली विधि की पूरक है, जो अभी दूसरी विधि बताई थी ना, कुछ चीजें इससे टेस्ट होंगी, कुछ चीजें उससे टेस्ट होंगी। तो अर्थशास्त्र में दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाएगा, दोनों एक दूसरे की पूरक है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप भविष्यवाणी भी कर सकते हो, ठीक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं साहब इतना ही ये जो है ऐसा नहीं कि कोई दोष नहीं, जब गुण और दोष की बात होती है तो हर प्रणाली के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा गुण क्या है? हमारे दिमाग ने एक बात सोची, अब अगर वो सही है या गलत है तो भैया उसको जाकर फील्ड में जाकर के टेस्ट करो, डेटा इकट्ठा करो और टेस्ट करो, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग को पहले एक्टिव कर दिया और फिर बाकी के सारे काम बाद में। तो ये इसका दोष भी है कि ये इसका गुण भी है कि सबसे पहली चीज अगर आपने वो दिमाग को सोची है तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिकल होगी, कोई लॉजिक आप होगी उसके लिए, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल है, और दुनिया में लॉजिकल बातें मोस्टली सत्य होती हैं, तो इसलिए अगर आप लॉजिक आपका डेटा सपोर्टेड है तो वो इस तरीके से क्या है, वो भी साइंस का पार्ट ही है, ठीक है। तो वो भी उसी तरीके से सत्य होगा जैसे साइंस के सिद्धांत सत्य होते हैं, वैसे ही वो चीज भी सत्य होगा, ठीक। अच्छा, इसके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो है वो अगर आपकी मान्यताएं गलत हो जाती हैं तो आपके निष्कर्ष भी गलत होंगे, ठीक है। अगर आपकी मान्यताएं गलत हो जाती हैं तो आपके निष्कर्ष भी गलत होंगे। जैसे एक उदाहरण है, ठीक। एक बच्चा था, वो 5 का विद्यार्थी था, ठीक। तो उसके जो है वो टीचर्स ने कहा कि जो कोई हमारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट का उसने कहा कि रिजल्ट निकलेगा और हम मतलब उसने बताया, टीचर ने समझाया एक्सपेरिमेंट करो, फिर एक्सपेरिमेंट
6 टांगे होती हैं, ठीक है। हम उसका हाथ में भाई मैंने बहुत करीब से नहीं देखा, मुझे डर लगता है होगा। तो मान लेते हैं कि उसकी जो है 6 टांगे होती हैं, एक 6 है। तो उसने एक दिमाग में एक निष्कर्ष निकाला उसने कि यदि कॉकरोच की सभी टांगे तोड़ दी हैं तो सुनना बंद कर देगा, ठीक है। उसने एक हाइपोथेसिस फॉर्म करी। क्या हाइपोथेसिस है कि यदि कॉकरोच की सभी टांगे तोड़ दी हैं तो वह सुनना बंद कर देगा, तो उसमें कभी इसे कैसे चेक किया जाए? हाइपोथेसिस तो फॉर्म हो गई, ठीक है, हाइपोथेसिस तो बन गई कि अगर कॉकरोच की सारी टांगे तोड़ दी हैं तो सुनना बंद कर देता है। तो उसने क्या किया कि कॉकरोच किया और उसको कहा चलो, कॉकरोच चलने लगा। फिर उसने उनकी एक टांग तोड़ दी, उन्होंने कहा चलो, कॉकरोच तब भी चलने लगा। फिर उसने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी, उन्होंने कहा अब चलो। जब एक एक करके उसकी सारी टांगे टूट गई, अब उसने कॉकरोच को कहा चलो, कॉकरोच वहीं पड़ा था। तो उसने कहा मतलब सिद्धांत बिल्कुल सही है कि अगर कॉकरोच की सारी टांगे तोड़ दी हैं तो वह सुनना बंद कर देता है, ठीक है। तो क्या इसको डेटा सपोर्ट कर रहा है? डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है ना, डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये सिद्धांत सही है? क्या ये सिद्धांत सही है? डेटा सपोर्ट कर रहा है नहीं सही है ना। तो इसी तरीके से कभी कभी इस मेथड में कुछ फेक चीजें भी प्रूफ है, ये है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि मतलब हमने एक हाइपोथेसिस सोच ली कि उपभोक्ता ऐसे व्यवहार करेगा और फिर हमें कुछ सबूत भी मिल गए तो हमें मान ही नहीं कि वास्तव में ऐसा करेगा, ठीक है। जैसे आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है, जो उसे चीजों से उपयोगिता प्राप्त हो रही होती है उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है, ठीक है। किन परिस्थितियों में सत्य है, किन परिस्थितियों में सत्य नहीं है, इसके लिए हमें डेटा का और भी ज्यादा गहनता से परीक्षण करना होगा। जिन सिद्धांतों के मान्यताओं के तहत जो है यहाँ पे मान्यताएं जाती है, इसमें तो बता देता है। उसने मान्यता क्या दी? उसने मान्यता ये दी कि यदि कॉकरोच सुन लेता है तो वो सुन करके जरूर चले, ठीक है। मान्यता क्या है कि चलने के लिए सुनना जरूरी है, यही मान्यता के ऊपर तो उसने प्रयोग किया। और ये मान्यता ही सही है कि गलत? ये मान्यता ही अपने आप में गलत है, ठीक है ना। तो इसीलिए उनका पूरा पूरा प्रयोग ही गलत हो गया और जो निष्कर्ष निकल के आया वो भी गलत आया, ठीक है। चलने के लिए सुनना जरूरी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सिद्धांत की मान्यताएं गलत हो जाएंगी तो वो सिद्धांत भी गलत हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कोई भी सिद्धांत होता है, कभी भी आप कोई भी सिद्धांत पढ़ोगे, मांग का सिद्धांत पढ़ोगे, पूर्ति का सिद्धांत पढ़ोगे या पूर्ण रोजगार की कुछ थ्योरी पढ़ोगे या आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल मॉडल पढ़ोगे, केन्जियन मॉडल पढ़ोगे, ठीक है। सारी चीजें क्या है कि वो शुरू में मान लेते हैं भाई ये चीजें होंगी, अगर ये चीजें ठीक हैं तो ये नियम इस तरीके से काम करेगा। और मोस्टली होता क्या है कि वो जिन चीजों को बताते हैं कि अगर ये चीजें ठीक हो तो वो अगर वाली चीजें ठीक होती ही नहीं। तो
तो इसीलिए सिद्धांत अपने पूरे तरीके से काम कभी करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक जो है वो कैसी साइंस है, वो परफेक्ट साइंस नहीं है, ठीक। इकोनॉमिक इसीलिए परफेक्ट साइंस नहीं है क्योंकि जो मान्यताएं वो परफेक्ट नहीं है। काल्पनिक मान्यताएं होती हैं, उन काल्पनिक मान्यताओं के आधार पे काल्पनिक सिद्धांत जनरेट किए जाते हैं और वो काल्पनिक सिद्धांत जो है कुछ परिस्थितियों में ठीक बैठते हैं, कुछ परिस्थितियों में ठीक नहीं बैठते, ठीक है। जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्र में उदाहरण दिया जाता है से के नियम का कि पूर्ति अपनी मांग जो है खुद ब खुद पैदा कर लेती है, ठीक है। अब अगर आप क्लासिकल मॉडल्स की मान्यताएं मान लो तो मान्यताओं के अंतर्गत वो सही है, लेकिन उनकी मान्यताएं जो है वो किसी सोसाइटी में लागू होती हैं, किसी जगह पे लागू होती है, किसी जगह पे लागू नहीं होती। तो जहां लागू होती है वहां पे से का नियम सही होता हुआ दिखाई पड़ता है और जहां नहीं लागू होती वहां पे वो नियम काम करना बंद कर देता है। तो अर्थशास्त्र के नियम जो है अपनी मान्यताओं पे बहुत ज्यादा आधारित है। तो मान्यताएं सही होनी चाहिए, अगर मान्यताएं सही नहीं है तो नियम सही नहीं है, ठीक है। हाइपोथेसिस आपकी गलत हो जाएगी। अगर आपने गलत मान्यताओं के अंतर्गत अगर सही हाइपोथेसिस भी लेनी है तो भी ऑटोमेटिकली वो गलत हो जाएंगी और यही इसका दोष है, ठीक है। तो हमें कोई भी स्टडी करते समय अगर हम डिडक्टिव मेथड से कर रहे हैं तो हमें अपनी मान्यताओं की चेकिंग जरूर करनी चाहिए कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। हमारा मेथड का तरीका, एक्सपेरिमेंट का तरीका, जब हम एक हाइपोथेसिस हमने फॉर्म कर ली तो अब हम इसके लिए डेटा जनरेट करने जा रहे हैं, वो डेटा किसी सही एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही मान्यताओं के थ्रू वो फिल्टर होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज। अब हम दूसरी विधि की ओर देखते हैं थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या था? विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। दूसरे मेथड की ओर देखें, इंडक्टिव, ये विशिष्ट से सामान्य, ये भी खूब यूज किया जाता है। इस मेथड की खासियत ये है कि हम एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं और नियम हम बाद में, ठीक है। उसमें हमने पहले क्या किया था, उसमें हमने नियम पहले बना दिया था और बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि वो सही है कि गलत। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें पहले होता है एक्सपेरिमेंट और फिर उस एक्सपेरिमेंट से नियम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मेथड, बाद का मेथड, ठीक है। जैसे कुछ नियम पोस्ट प्रायरी मेथड, इसको बोलते हैं एक पोस्ट प्रायरी मेथड, एक पोस्ट प्रायरी मेथड। या इसे कभी कभी हम कह देते हैं क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। कैसा मेथड है ये? एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक। फिर इसको हम कभी कभी कह देते हैं हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड भी बोलते हैं। इसको हम कभी कभी स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते हैं।
जैसे हमने ये देखा कि हमने इन्फ्लेशन समझते हैं, महंगाई, ठीक है, क्या हुआ इन्फ्लेशन? महंगाई, ठीक। हमने मान लो महंगाई और दूसरी चीज क्या है? ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज। हम इन दोनों के बीच का संबंध का अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हमने अपने मन में पहले से कोई धारणा नहीं है, हमने सिंपली क्या किए कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर के आंकड़े इकट्ठा किए, कब कब कितनी कितनी ब्याज दरें रही, और उसके साथ में हमने ये आंकड़े इकट्ठा किए कि कब कब कितना कितना इन्फ्लेशन, ठीक। और फिर देखा कि क्या उन दोनों में कोई समानता, कोई संबंध नजर आता है कि नहीं, ठीक। तो वो जैसे हमने ये देखा कि जब ये मान लो एक अक्ष के ऊपर हमने ले ली महंगाई और एक अक्ष पे ले ली हमने ब्याज, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इन दोनों में इस तरीके का संबंध है कि जब महंगाई बढ़ती है ऊपर की ओर तो क्या होता है, ये भी इधर की ओर बढ़ता है, यानी जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें भी बढ़ती है। तो ये हम एक नियम बना दिए कि महंगाई दर और ब्याज दरों में संबंध है, जब महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दर बढ़ती है। अब ये एक नियम हम चल गया, अब उसके बाद हमने उसके कारणों का अध्ययन किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमने एक्सपेरिमेंट डेटा पहले इकट्ठा किया और डेटा के आधार पर हम किसी निष्कर्ष के ऊपर बात की, ठीक है। ये जो चीजें हैं, खासतौर से ये मेथड है, वो कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनमें अर्थशास्त्र को विज्ञान साबित करने की सनक सवाल है, ठीक है। वो यही कोशिश करते रहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है हम किसी भी तरीके से साबित करने की ये विज्ञान ही है, विज्ञान ये प्योर साइंस है, प्योर साइंस के अलावा कोई चीज नहीं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत जम करके मैथमेटिक्स का यूज किया, ठीक। खासतौर से 1900 के बाद जो है वो हमारे यहाँ मॉडर्न मेथड्स का यूज हुआ इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अर्थशास्त्र की एक ब्रांच है, इसको क्या कहा जाता है, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। और एक ब्रांच है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या करती है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के हर सिद्धांत, ठीक है, चाहे उसको कुछ भी कहा जाए, उसको वो समीकरणों की सहायता से आपके सामने रखती है, ठीक है। तो ये जो है मैथमेटिकल सिंबल्स या फॉर्म, ठीक है, इस सिंबल्स, फॉर्म्स, इक्वेशंस, खासतौर से कैलकुलस, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक, इन सब का यूज करती है और उसके बाद ये बताती है कि जो है वो इस चीज को गणित की भाषा में ऐसे होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वस्तु का प्राइस जो है, वस्तु की डिमांड जो है, ठीक, ये एक डिमिनिशिंग फंक्शन है उसकी प्राइस। तो हमने क्या किया, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक। फिर हमने क्या लिखा आगे, dx इज इक्वल टू a माइनस b, है ना,
मतलब जो है डिमांड जो है वो उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। ये इसको अल्फा पीएक्स करती है इस तरीके से करके। तो ये क्या हो गया, ये कहने का मतलब ये है, इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि जब वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो उसकी मांग घट जाती है, ठीक है। लेकिन हमने उसको कैसे करके कहा, ऐसे। अब ऐसे करके कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको एक चलन चला कि हम अर्थशास्त्र में हर चीज को ऐसे ही समझाएंगे, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऐसा समझाने से हम उसमें मैथमेटिक्स की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम हर चीज को समीकरणों की फॉर्म में ले आए, सिद्धांतों को अगर हम समीकरणों की फॉर्म में ले आए, तो उसको हम वैसे ही टेस्ट कर सकते हैं जैसे हम मैथमेटिक्स की दूसरी इक्वेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर क्या होगा, उसके ऊपर विज्ञान के वही नियम लागू हो जाएंगे, दूसरी चीजों के विज्ञान के नियम लागू होते हैं। भाई साइंस में सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस तो होती हैं, और फिर आप देखते हो कि मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से जैसे आपने दो इक्वेशन ले ली, ठीक है, जैसे x + 3y = 5 और 3x + y = 7, ये आपने दो इक्वेशन ले ली। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इससे x और y की वैल्यू निकाल सकते हो ना। जबकि अगर आप सिंपल इस तरीके से बात कर रहे हो तो इससे आपको x और y की वैल्यू नहीं पता चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से रखोगे तो आप मतलब अगर आप बस ये सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहे हो कि किसी वस्तु के दाम अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है, किसी वस्तु के दाम अगर कम हो जाते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है, तो इससे कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। दूसरा सिद्धांत हमने दिया, किसी वस्तु की सप्लाई जो है अगर उसकी मांग बढ़ जाती है, वो अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं सप्लाई कम हो जाती है। हमने दो सिद्धांत दे दिए, लेकिन हमें पता कुछ भी नहीं चला। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में चीजों को बताएं तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये डिमांड सप्लाई का जिस जगह पे एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पे इस x की वैल्यू इतनी होगी और इस y की वैल्यू इतनी होगी, यानी इक्विलिब्रियम बेसिस पे प्राइस और डिमांड और सप्लाई उनकी वैल्यू क्या होगी ये भी हमें मालूम चल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स सिद्धांतों को हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं और फिर मैथमेटिकल फॉर्म में डेटा का एप्लीकेशन इजी हो जाता है, उससे हम बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें निकाल सकते हैं। और दूसरी बात वो ज्यादा लॉजिकल रहती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल लॉजिकल इनबिल्ट है, ठीक है। जब मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें मैथमेटिकल लॉजिक ऑलरेडी इनबिल्ट है। मैथमेटिक्स का जितना लॉजिक अब तक का विकास हुआ वो सब हम उसमें लगा दें, ठीक है। तो इसका फायदा जो है वो ये निकलता है कि अर्थशास्त्र है वो थोड़ा सा अपने आप को विज्ञान के रूप में और थोड़े अपने पैर जमा देता है, ठीक है। इकोनॉमेट्रिक्स क्या करती है, इकोनॉमेट्रिक्स जो है वो इस थ्योरी के ऊपर डेटा को अप्लाई करके देखता है, ठीक है। जो आपने अर्थशास्त्र में जो इस तरीके के फॉर्मूले निकाले, फिर उसके ऊपर डेटा को अप्लाई करके देखा जाता है कि डेटा उसकी कहां तक पुष्टि कर रहा है, ठीक है। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या है और ये रिलेशन वास्तव में कितनी है कि अगर प्राइस में कितने % की कमी होगी तो डिमांड में कितने % की बढ़ोतरी होगी, अगर प्राइस में 1% की कमी हो तो डिमांड में कितने % की बढ़ोतरी या कमी आने की संभावना है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप जो है वो ये पहुंच जाते हो, ये जो सारा है
ये एक तरीके से मान लीजिए आप इंडक्टिव, आप डेटा है, डेटा के आधार पर आप उसको वो करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करें। ये इंडक्टिव मेथड में पहले एक्सपेरिमेंट आया, बाद में थ्योरी आई, ठीक है। और जो डिडक्टिव मेथड है उसमें क्या है कि पहले हाइपोथेसिस है, बाद में। अब जैसे अगर हमने मान लो ये पहले बना, ये हमने पहले बना थ्योरी, और फिर हमने बाद में डेटा को यूज किया, तो मेथड कैसा हो गया, डिडक्टिव। और हमने पहले डेटा लिया और उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिया, और सॉफ्टवेयर ने हमें निकाल के दी इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो ये क्या मेथड हो गया, ये मेथड हो गया इंडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव में डेटा पहले है, नियम बाद में आता है। डिडक्टिव में नियम पहले है, डेटा बाद में उसकी पुष्टि करता है, ठीक है। तो हम इन दोनों ही मेथड्स को यूज करते हैं, खासतौर से मॉडर्न इकोनॉमेटिक्स जितनी है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जितनी है, ठीक है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग, और रीजनिंग किस पे आधारित होती है, रीजनिंग का हिंदी नाम क्या है, तर्क, ठीक है ना। तो तर्क किस पे आधारित होता है, मनुष्य के दिमाग के ऊपर आधारित है ना, लॉजिक के ऊपर आधारित, ठीक है ना। तो ये जब हम मैथमेटिकल थ्योरी फॉर्म कर रहे होते हैं, तो अगर हमने उसके पीछे डेटा का कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने इंट्यूशन से फॉर्म कर रहे हैं, और फिर बाद में जो है डेटा का सपोर्ट लेकर उसे क्रॉस चेक करते हैं, तो मेथड कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा डिडक्टिव। और अगर हम पहले डेटा को ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर के साथ डेटा के नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में रिलेशनशिप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट डेटा ग्रुप्स के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ही चीजों को, इंडक्टिव मेथड को आप इसमें यूज करोगे, ठीक है, डिडक्टिव मेथड को भी आप इसमें यूज करोगे। तो जो मॉडर्न जो थ्योरी है, अब इन चीजों का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप अगर कैरियर बनाने का सपना देखते हैं, तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो टोटल मैथमेटिक्स पे आ जाए, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक कदम भी आज की दुनिया में आप आगे नहीं निकाल सकते इकोनॉमिक्स में, अगर आपको ये चीजें नहीं आती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। इसमें हम डिडक्टिव मेथड में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि भैया सूरज जो है वो आज निकला है फला दिशा में, कल निकला फला दिशा में, उससे पहले फला दिशा में निकला था, तो हमने एग्जाम्पल से एक हम डिड्यूस कर, इसका मतलब ये उसी दिशा में निकलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हम इन दोनों प्रणालियों का यूज करते हैं, इसको हिस्टोरिकल प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्रणाली क्या है, हिस्टोरिकल प्रणाली का मतलब ये है इकोनॉमिक डेटा हिस्ट्री का यूज करते हुए नियमों की तय तक पहुंचे। जैसे मान लो कोई आदमी ये डिपेंड करना, ये सोचना चाहे कि मार्केट में उसे किसी का धंधा करना, ठीक है, बाजार में आपको मान लो चावल बेचना, ठीक, तो उस चावल का धंधा करने के लिए आप क्या करो, आप पिछले जो है 50 साल के अंदर ये देखो कि चावल की मौसम जो है, मतलब किस मौसम में चावल की क्या दाम होते हैं, ठीक है, किस मौसम में चावल के क्या दाम होते हैं, और फिर आपने जो है उसको कुछ अध्ययन किया, और फिर आपने पाया कि चावल के दाम इस तरीके से चलते हैं, ये ठीक है। जब गर्मियों का मौसम आता है तो चावल के दाम ऊपर पहुंचते हैं, ज्यादा यूज होता है, सर्दियों का मौसम होता है तो चावल के दाम थोड़े कम हो जाते हैं, कि चावल
सर्दी के मौसम में खरीदेंगे, मार्केट में उठाएंगे और स्टॉक करेंगे और उसके बाद आप उसको कहाँ बेचेंगे? गर्मी के मौसम में जब वो तेज होगा तो उसको बेच देंगे। ठीक है, तो ये आपने हिस्टोरिकल किसी चीज का अध्ययन किया, उस अध्ययन से आपने अपने मतलब की चीज निकाली। ठीक है, तो हम डेटा को हिस्टोरिकली अध्ययन करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेटा उपलब्ध है। जैसे आपने आरबीआई के इंटरेस्ट रेट का अध्ययन किया, इन्फ्लेशन का अध्ययन किया, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अध्ययन करने के लिए आपने रोजगार के आंकड़े दिए, निवेश के आंकड़े दिए, और फिर ये देखा कि भाई ये एक तरीके से सब मिलजुल करके कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा मॉडल निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसमें पता चला। लेकिन बात वही है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी वही कमी है जो दूसरे में है। आपको यूज सावधानी से ही करना है, ब्लाइंड होके आप किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते। जैसे आजकल जो है वो अर्थशास्त्र में बड़ा फैशन चल पड़ा, बहुत जबरदस्त फैशन। ठीक है, अर्थशास्त्र में आपको पेपर लिखना हो तो बहुत आसान है। जैसे सोसाइटी में 1000 लोगों का डेटा इकट्ठा है। ठीक, 5 तरीके के धंधे, ए बी सी डी ई। ठीक, 5-6 तरीके धंधे। इसमें इनकम 10,000 रुपये महीना, इसमें 50,000 रुपये महीना, इसमें 1 लाख रुपये महीना, इसमें जो है आप 2 लाख रुपये महीना, और ये 5 लाख रुपये महीने के ऊपर वाले। ठीक है, ये 10 लाख रुपये महीने के ऊपर वाले। फिर आपने इनकी एजुकेशन देखी कि इस ग्रुप के ज्यादातर लोगों की एजुकेशन क्या है, इस ग्रुप के ज्यादातर लोगों की एजुकेशन क्या है। ठीक है, ये पता चला, ये निकले पुराने जमाने की 5वीं पास, ठीक, ये निकले 10वीं पास, ये निकले ग्रेजुएट निकले, ये पीजी निकले, ये पीएचडी निकले, और ये ऐसे निकले नॉन पास। ठीक है, तो अब जो है अगर आप ब्लाइंडली इसको चेक करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे चीज। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है जो इसकी इनकम के ऊपर असर डालती है। हो सकता है ये ऐसे लोग जो नेताओं के नालायक होते हों और बहुत पैसा इनके बाद बना करके छोड़ गए। ठीक है, अब करना क्या है, किसी ने रेंटल कॉलेज खोल लिया, किसी ने कोई कॉलेज खोल लिया, किसी ने कुछ खोल लिया, हमारे जैसे इनकी इनकम चल रही, पढ़े लिखे भी नहीं और इनकम भी खो गए। तो आप ब्लाइंडली जो है वो किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं करते। आपको चाहे आप डेटा से आप नियमों की तरफ जाएं या नियमों से आप डेटा की तरफ आए, दोनों वक्त आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि भाई हम जो स्टडी कर रहे हैं वो वास्तव में ठीक है कि नहीं। ठीक है, आजकल बहुत फैशन चल रहा है, फटाफट डेटा को जो है उसको जोड़ दिया और उसमें मॉडल उसमें एसपीएसएस में या किसी सॉफ्टवेयर में डाल दिया और उसके बाद फटाफट उसने जो है मिनटों में जो है रिग्रेशन और जाने क्या क्या इनका कोरिलेशन और सारी इक्वेशन और मॉडलिंग और फिटिंग और सब करके उन्हें दे दिया कंप्यूटर ने आपको 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इतने भर से जो है वो विज्ञान का फॉर्मेशन नहीं होता। किसी भी इकोनॉमिस्ट को बहुत सावधान रहना चाहिए जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हो, तो पहले उस स्टडी को आप एक पायलट स्टडी के रूप में करें, थोड़ा उसे समझें कि हम क्या चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर किन किन चीजों का असर पड़ रहा है। एक कॉमन सेंस का यूज करें, कॉमन सेंस के यूज के बाद ही आप जो है वो किसी हाइपोथेसिस पे पहुंचे या डेटा का स्टडी आप उसके बाद ही। ठीक है, तो कॉमन सेंस कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। लेकिन अगर आप एक अच्छे अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको इस
पेज पढ़ लीजिए घर पे जाकर के, और आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता आंसर पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और कल हम थोड़ा सा और देखेंगे, या तो इसी को थोड़ा और देखेंगे या कुछ और।